हेलो एंड वेलकम बच्चों, आपका स्वागत है अपने नरसिंह बाबा के दरबार में। तो आज हम फिर से एक बार अपने ज्ञान, मुस्कान और मोटिवेशन के साथ नई क्लास शुरू करने वाले हैं। कि बाबा सिखा रहे हैं कि साइकोथेरेपी क्या होती है। तो साइकोथेरेपी होती है दिमाग का जुगाड़। दिमाग का जुगाड़ मतलब क्या? सुनने में लगता है कि ये सिर्फ पागलों के लिए है, लेकिन जब आपको एग्जाम में ये पूछा जाता है तो आप खुद भी पागल बन जाते हैं। तो आज तो आपको क्या लगता है क्या होता है ये? तो ये होता है कि इमोशंस, अपने थॉट्स, बिहेवियर और मेंटल इलनेस को ठीक करने के लिए हम साइकोथेरेपी का यूज करते हैं। ना कोई दवाई, ना कोई इंजेक्शन, सिर्फ बातचीत से हम क्या करते हैं, सिर्फ बातचीत से हम पेशेंट को ठीक करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आते हैं कि कुछ टाइप्स। तो आप सबसे पहले कि साइकोथेरेपी के जो ओजी बाबा थे, चीर दबाग डमडम वाले, वो थे हमारे सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड ने साइकोथेरेपी को इस्टेब्लिश किया। तो उसमें सबसे पहले आती है हमारी साइको एनालिसिस थेरेपी, मतलब फर्स्ट थेरेपी है साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस किसने डिस्कवर की? ये भी हमारे सिगमंड फ्रॉइड ने डिस्कवर की। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट को सरफेस पे लाओ, ऐसा कहा। सबसे क्या कहा कि आपके मन में जो है वो आप बोल दो। इसकी वजह से क्या होगा? आपके मन में जो बोझ है, आपके जो दिल पे जो बोझ है वो निकल जाएगा। तो उसमें क्या किया उन्होंने? कुछ टेक्निक्स बनाए। अब उन टेक्निक्स बनाए तो उन्होंने ऐसे 4 टेक्निक्स बनाई जो साइको एनालिसिस में बहुत हेल्पफुल है। तो उसमें सबसे पहली है कि फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन मतलब क्या? कि आपके दिमाग में जो आता है वो बोल दो। मतलब क्या? अगर आपको लगता है कि बाबा बाबा पढ़ा रहे, जो दिमाग में आता है बोल रहे थे, तो आप क्या करेंगे? आप एग्जाम पेपर देखेंगे और कोई भी आया मन में तो वो कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप क्या करेंगे? आप अच्छे से पढ़ना, एग्जाम में अच्छे से पढ़ना। लेकिन यहाँ मतलब इस थेरेपी में क्या रहता है कि जो मन में आए वो बोल दो, दिल का बोझ हल्का कर दो, नो फिल्टर, कुछ भी नहीं, सिर्फ बोल दो। जब आप अपने दोस्त को कुछ बोलते हो तो क्या करता है वो? एकदम 440 की स्पीड से ऐसा निकलता है, बोल इतना ऐसा ऐसे बोलता है कि हमारे कान से खून निकलता है। तो वो चले दो, अभी विदाउट फिल्टर बोलता है वो। तो फ्री एसोसिएशन, तो हमें फ्री एसोसिएशन में विदाउट फिल्टर बोलते रहेंगे। तो उसके बाद आता है ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस मतलब क्या? कि जो पेशेंट की फीलिंग्स रहती है वो स्टाफ की तरफ रहती है, मतलब नर्स की तरफ। मतलब पेशेंट नर्स में अपना कोई रिलेटिव देखता है, अपने दिल के करीब का कोई देखता है। तो इसे कहते हैं हम ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस मतलब क्या? साइको एनालिसिस में ये भी होता है कि पेशेंट अपने स्टाफ को भी अपने रिलेटिव्स से कंपेयर करता है, या फिर उन्हें लगता है कि ये मेरे दोस्त है, ये मेरे यार है। तो उसके बाद आता है काउंटर ट्रांसफरेंस। काउंटर ट्रांसफरेंस एक ऐसी टेक्निक है जहां पेशेंट को अपना समझते हैं नर्स, मतलब ये नर्स की तरफ से पेशेंट को। मतलब क्या? यहाँ नर्स को लगता है कि ये जो पेशेंट है, ये जो दादी है, ये मेरी दादी जैसी है, ये मेरे रिलेटिव जैसी है, अगर कोई है वो मेरे भाई जैसा है। तो नर्स को क्या लगता है? इसे कहते हैं हम काउंटर ट्रांसफर। जो नर्स को पेशेंट की ओर से, पेशेंट की तरफ रहता है, तो एक अट्रैक्शन, एक इमोशन, एक ऐसी बॉन्डिंग। तो उसकी वजह से साइको एनालिसिस थ्योरी में हम इसे यूज करते हैं, थेरेपी में। तो उसके बाद आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब क्या? इसमें आता है पेशेंट क्या करता है? पेशेंट रिफ्यूज करता है। पेशेंट रिफ्यूज करता है किसको? थेरेपी। अगर हम पेशेंट को दवाई दे रहे हैं, हम पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो पेशेंट क्या करता है? पेशेंट उसे रिफ्यूज करता है। तो ऐसे पेशेंट में हम साइको एनालिसिस करते हैं कि क्या ये सब चीजें पेशेंट के अंदर है, तो उसे हम थेरेपी देते हैं। तो हम सेकंड टाइप पढ़ेंगे, वो है बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी मतलब क्या? बिहेवियर थेरेपी मतलब मॉडिफिकेशंस ऑफ बिहेवियर। मॉडिफिकेशन मतलब क्या? कि आपके बिहेवियर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो सोसाइटी के लिए या आपकी खुद के लिए हार्मफुल है। जैसे क्या? अगर आपका बिहेवियर एग्रेसिव है तो वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, ना आपके लिए खुद के लिए अच्छा है, ना किसी और के लिए अच्छा है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं। या फिर आपका माल एडाप्टिव बिहेवियर है, आपका बिहेवियर किसके साथ अच्छा है, या फिर किसी को पसंद नहीं आ रहा, या फिर आप सोसाइटी में आपके बिहेवियर के साथ नहीं रह सकते। इसलिए क्या करते हैं? हम बिहेवियर थेरेपी देते हैं पेशेंट को कि उनका बिहेवियर नॉर्मल लिविंग पर्सन जैसा हो। तो उसमें क्या करते हैं? उसमें करते हैं सबसे पहले कुछ टेक्निक्स है
टेक्निक में सबसे पहले है सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। ये सबसे ये कॉमनली करते हैं फोबिया में। सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन मतलब क्या? ग्रेजुअली किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना। अभी ग्रेजुअली किसी चीज को इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं? तो जब हम हॉस्पिटल में रहते हैं तो हमें पता है कि ये जो सामने वाला पेशेंट है इसे फोबिया है। फोबिया मतलब क्या? किसी चीज का बहुत ज्यादा डर है कि अगर उसे वो चीज दिख भी गई तो वो उसे खुद के साथ फील करता है। तो फियर और फोबिया में सबसे कॉमन बात यही है कि फियर मतलब जो नेचुरली रहता है, सबको रहता है, किसी ना किसी चीज से डर लगता है। लेकिन फोबिया में इतना हाई लेवल पे उसका डर बैठ जाता है कि जब भी उसे वो चीज दिखती है तो वो उसे एंजाइटी होती है, उसे पैनिक अटैक्स आने लगते हैं, या फिर वो उस चीज के साथ खुद को फील करता है। जैसे कि अगर किसी आदमी को हाइट का डर है, उसे ऊंचाई से डर लगता है, तो वो कॉमन चीज है कि उसे डर लगता है। लेकिन अगर उसे फोबिया है तो वो खुद को फील करेगा कि मैं उस ऊंचाई से गिर रहा हूँ, इसलिए उसे एंजाइटी होगी, इसलिए उसे पैनिक अटैक्स वगैरह हैं। तो हम सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन में करते क्या है कि अगर किसी आदमी को किसी जानवर से डर लगता है तो हम क्या करेंगे, हम उसे यहाँ पर चेयर पर बैठाएंगे और थोड़ी सी दूर से उसी जानवर को हम ले जाएंगे, मतलब किसी को ले जाने के लिए बोलेंगे। तब क्या होगा? तब पेशेंट को एंजाइटी होगी, थोड़ा सा डर लगेगा। तब हम उसे क्या, उसके पास साथ रहते हैं डॉक्टर, तो उसे क्या करते हैं, उसे हम थोड़ा सा काम करते हैं, उसे थेरेपी वगैरह देते हैं, तो उसे शांत कर देते हैं। तो उसे उस चीज से थोड़ा थोड़ा बाद में उस जानवर को थोड़ा और पास लाते हैं, थोड़ा और पास लाते हैं, थोड़ा और पास लाते हैं। लेकिन इनके बीच में बहुत ज्यादा देर लगती है सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक में। तो हम उसे ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करते रहते हैं उस चीज के लिए, उस थेरेपीज की उस टेक्निक से। तो उसकी वजह से उसका जो डर है, उसकी जो एंजाइटी है उस चीज की रिलेटेड, तो वो धीरे 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 कम हो जाती है। तो वो करते हैं हम किस टेक्निक से? वो करते हैं सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन। फ्लूडिंग क्या रहती है? फ्लूडिंग में सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन से अपोजिट है, पूरी अपोजिट है। अब क्या कि एक आदमी को डर लगता है, एक चीज का डर लगता है, मतलब समझो कि अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो हमने क्या किया, हमने किया आपको सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन की टेक्निक यूज की। अब आप इधर जो बैठे हैं तो हमने थोड़ी दूर से आपके सामने से वो चीज ले जाई, आपको एंजाइटी हो, डॉक्टर ने काम किया। तो फिर थोड़ा पास आया, फिर हमने क्या किया, फिर हमने थोड़ा उसको नॉर्मल बनाया, फिर थोड़ा पास लाया, ऐसे कर करके हमने ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस किया। मतलब फ्लूडिंग में क्या होता है? सबसे कॉमन फ्लूडिंग में सबसे डेंजर बात ये रहती है कि अगर आपको किसी जानवर से डर लगता है, अगर आप यहाँ बैठे हुए, तो मैं उठा के उसे आपकी गोदी में लाके रखूंगा, तो आपको क्या आ जाएगा? आपको आ जाएगा अटैक, आपका दिल ऐसा पूरा मुंह तक आ जाएगा, बाहर आ जाएगा दिल आपका, आपको डर लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने फ्लूडिंग की। फ्लूडिंग मतलब क्या? जैसे फ्लूड आता है पूरा समंदर से पानी पूरे शहर को डुबा ले जाता है, बिल्कुल वैसे है। मतलब क्या कि नॉट ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस, हम वो चीज डायरेक्टली उसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, ना दूर से, एकदम पास से। तो उसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा पैनिक होता है। ये मोस्टली ये ज्यादा टेक्निक यूज में नहीं रहती, लेकिन कुछ कुछ पेशेंट में हमें करना ही पड़ता है, इसलिए ये हमें टेक्निक दी गई। बाद में आता है टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी मतलब क्या? अगर पेशेंट का गुड बिहेवियर रहा तो हम उसे कुछ तो टोकन देते हैं। टोकन देते हैं मतलब उसके पसंद की चीज होगी, उसे कुछ खाने को पसंद होगा, तो हमें उसे टोकन इकोनॉमी टेक्निक का यूज करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से पेशेंट को अच्छा रहने में मजा आता है। अगर किसी को अच्छा बनने की बिल्कुल इच्छा नहीं, तो हमने क्या किया, हमने रखा टेक्निक टोकन इकोनॉमी। तो वो क्या करेगा, जब उसने कोई अनजाने में अच्छी चीज कर दी तो हमने क्या किया, हमने उसे प्राइस दे दिया, हमने उसे टोकन दे दिया कोई अच्छी चीज के लिए, अच्छे बिहेवियर के लिए। तो वो क्या करेगा कि अगर मैं अच्छा बिहेवियर करूंगा तो मुझे फिर से टोकन मिलेगा। इसी उम्मीद में वो क्या करता है, वो धीरे 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 उसका बिहेवियर मॉडिफाइड होता है और वो बाद में अच्छा होता है। तो उसके बाद में आती है सेट। इसमें टेक्निक में क्या आता है, इसमें स्टेप बाय स्टेप रहता है। इसमें पेशेंट का बिहेवियर स्टेप बाय स्टेप चेंज होता रहता है। चेंज होता रहता है मतलब मॉडिफाई होता रहता है, अच्छा होता रहता है। तो ये भी टेक्निक बहुत अच्छे यूज की जाती है। बाद में आता है बायो फीडबैक। बायो फीडबैक मतलब क्या, पेशेंट के जो इमोशंस है, तो अगर लगता है कि अभी मुझे गुस्सा आने वाला है तो वो उसे
हमें उसे काम कराना है। पेशेंट अगर बोली मुझे गुस्सा आने वाला है तो हमें इस टेक्निक का यूज करना है, बायोफीडबैक, उसे हमें काम करना है। पेशेंट कहे कि मुझे डर लग रहा है तो हमें उसे जाके काम करना है। ये आता है बायोफीडबैक टेक्निक में। तो ये हो गया अपना दूसरा टॉपिक। इस दूसरा टाइप तो बिहेवियर थेरेपी में हमने देखा क्या, सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन, जो कि मेनली फोबिया में वगैरह यूज किया जाता है, जिसमें हम ग्रेजुअली ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। बाद में आता है फ्लूडिंग। फ्लूडिंग मतलब एकदम हम उसकी गोदी में रख देते हैं उसको, हार्ट अटैक मर भी सकता है। तो उसके बाद में आता है टोकन इकोनॉमी। हम गुड बिहेवियर के लिए हमें उसे टोकन देना होता है, तो वो उसका बिहेवियर ऑटोमेटिक मॉडिफाई करता रहता है। बाद में आता है सीपिंग। इसमें स्टेप बाय स्टेप हम पेशेंट का बिहेवियर मॉडिफाई करते रहते हैं। बायो फीडबैक में अगर पेशेंट को लग रहा है कि अभी मुझे गुस्सा आने वाला है तो हम उसे शांत कराते हैं, उसे काम कराते हैं। तो ये होती है बायो फीडबैक टेक्निक। अब हम देखेंगे तो तीसरा टाइप पढ़ेंगे, वो है हमारा CBT मतलब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसमें क्या रहता है, इसमें ट्रायड रहता है। ट्रायड कौन सा रहता है, पहला रहता है थिंकिंग, इसमें रहता है इमोशंस, और बाद में आता है बिहेवियर। ये रहता है ट्रायड। इसका मतलब अब क्या रहता है कि आप जैसी चीज सोचोगे, अगर आपने कोई चीज सोची, अगर आपने अच्छी सोची तो अच्छा होगा, आपने बुरी सोची तो बुरा होगा। अगर आपने सोचा कि आप एग्जाम में फेल होने वाले हो तो आपकी फीलिंग्स मतलब आपको डर लगने लगेगा, आपको एंग्जाइटी होगी, और वो आपके इमोशंस में दिखेगा। आपने सोचा कि मुझे ऐसा होगा, मेरे साथ ऐसा होगा, और आपके इमोशंस में आ गए, तो वो आपके बिहेवियर में भी दिखेगा, आप फेल भी हो जाओगे। इसलिए वो ऐसे ही नहीं कहते कि बी पॉजिटिव, अच्छा सोचो, अगर जितना अच्छा सोचोगे उतना अच्छा होगा। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कहते, इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन होते हैं। तो थिंकिंग मतलब क्या, थिंकिंग मतलब आप कुछ अच्छा सोच रहे हो। अब आपको अच्छा सोचना मतलब क्या सोचना है, अच्छा सोचना मतलब क्या मैं किसी शहर का किंग बनूंगा, क्या मैं रॉकी भाई बनूंगा, क्या मैं सुंदर लड़की का पति बनूंगा, ये अच्छा सोचना है। इसे अच्छा सोचना बिल्कुल नहीं कहते हैं। अच्छा सोचना किसे कहते हैं, अच्छा सोचना मतलब अपने खुद के लिए अच्छा सोचना कि हाँ मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, अगर मैं पढ़ाई करूंगा, मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा तो मैं एक दिन नर्सिंग ऑफिसर जरूर बनूंगा। तो वो उसके इमोशंस में आ जाता है। तो आपने अच्छा सोचा, आपने अच्छा सोचा कि मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, वो मान जाएगी। आपने सोचा, आपने अच्छे सोचा कि वो मान जाएगी, आपने फुल कॉन्फिडेंस, आपके इमोशंस में आ गया, क्या आया, आपके इमोशंस में फुल कॉन्फिडेंस आया। तो आपने क्या, आपने अच्छे से शायरिया वगैरह जो याद कर ली, और आपने बिहेवियर अच्छा, फिर आपका बिहेवियर भी अच्छा आया, तो आप ऑब्वियसली पास हो गए, आप अच्छे मार्क लाए, आप नर्सिंग ऑफिसर भी बन गए, वो आपको मिल भी गई। तो ये रहता है ट्रायड। कॉग्निटिव बिहेवियर में क्या करते हैं, हम आदमी की थिंकिंग को चेंज करते हैं कि वो जैसे सोचता है। अब कोई आदमी, जब हम वार्ड में रहते हैं तो कोई आदमी क्या करता है कि मेरी जिंदगी में कुछ नहीं रहा, मेरी जिंदगी खाली है, खाली कमरे की तरह। तो वो क्या करता है कि उसकी थिंकिंग एकदम नेगेटिव हो जाती है, पूरी नेगेटिव हो जाती है। तो हमें उसे पॉजिटिव बनाना पड़ता है। पॉजिटिव मतलब कैसे बनाना पड़ता है, हम उसे चाय पिलाएंगे, क्या नहीं पिलाएंगे ना, वो उधर की चीजें रहे, हमें वो नहीं देखेंगे, लेकिन हमें उसे अच्छा बताना है कि हाँ भाई तू कर सकता है, कर हर मैदान फतेह। लेकिन ये पेशेंट पे काम आता है, लेकिन सारा दोस्तों पे क्यों नहीं काम आता, मेरे को बता। मैं दोस्तों को हर बार बताऊं कि भाई तू पढ़, तू पढ़, पढ़ते ही नहीं। ये चीजें सिर्फ सिर्फ पेशेंट पे काम आती है। आप ट्राई करो, आपके दोस्तों पे ये चीजें कभी काम नहीं आएंगे। वो क्या करेंगे, तू भी मेरे साथ बैठ जा, हम दोनों साथ में मूवी देखते हैं, तो आप भी बिगड़ जाओगे। तो अच्छी खुद की थिंकिंग अच्छे रखो, दोस्त कभी नहीं सुधरने वाले, आपको बिगाड़ देंगे। तो पढ़े आप खुद करते रहो, उन्हें बताना, अगर वो सुने अच्छी बात है, नहीं सुने बुरी बात है। तो हम पेशेंट की थिंकिंग अच्छे कर रहे हैं, हमें उसे पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या आ रहा कि उसके इमोशंस जो हुए, उसके जो थॉट्स है, उसके जो इमोशंस है वो अच्छे हो रहे। तो इमोशंस अच्छे हुए तो क्या होगा, उसका बिहेवियर भी अच्छा होगा, पॉजिटिव आएगा। अब उसका बिहेवियर पॉजिटिव आएगा तो वो मेंटली हेल्दी के रास्ते पे चलेगा। तो ये हुआ हमारा एक ट्रायड। ये ट्रायड हमें एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या रहती है। तो इसमें ये तीन चीजें अच्छे से ध्यान रखना कि जैसा सोचोगे, अगर गलत सोचे तो गलत इमोशंस रहेंगे, तो उसके बाद बिहेवियर भी हमारा। नेक्स्ट थेरेपी है ग्रुप थेरेपी। अब ग्रुप थेरेपी में होता क्या है, ग्रुप थेरेपी किसने डिस्कवर की, ये की इरवाइन यालोव ने। तो ग्रुप थेरेपी में क्या रहता है, 8 से 10 पेशेंट रहते हैं,
8 से 10 सेम डिसीज के पेशेंट रहते हैं, सेम डिसऑर्डर के पेशेंट रहते हैं। अगर डिप्रेशन के पेशेंट, एक पेशेंट डिप्रेशन का है तो वहाँ के जो 8 से 10 पेशेंट है वो सारे डिप्रेशन के पेशेंट है। अब डिप्रेशन के पेशेंट में होता क्या है, अगर 8 से 10 पेशेंट वहाँ डिप्रेशन के बैठे हैं तो उनमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होते हैं जो उन्हें हील करने में मदद करती है। ऐसी कौन सी चीजें, तो उनमें सबसे पहले आता है कि इंस्टॉलेशन ऑफ हुक। अब ग्रुप थेरेपी मतलब क्या रहती है, ग्रुप थेरेपी में 8 से 10 पेशेंट सेम डिजीज के रहते हैं और उनके साथ एक नर्स रहती है जो उन्हें थेरेपी देती है, उसे कहते हैं हम ग्रुप थेरेपी। ग्रुप थेरेपी में क्या, नर्स क्या करती है, हर पेशेंट को उसका रिव्यू देने को बोलती है कि वो पेशेंट फिर पेशेंट आता है बोलता है कि मैं इतने दिन से यहाँ रहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, पहले मुझे ऐसा फील होता था, अब मुझे ऐसा फील होता है। तो उससे क्या होता है, उससे लोगों के अंदर भी इंस्टॉलेशन ऑफ होप होती है, उनके अंदर होप, एक होप आती है कि हाँ मैं भी ठीक हो सकता हूँ, अगर ये हुआ है तो मैं भी ठीक हो सकता हूँ, मैं भी जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकता हूँ। तो इसमें क्या होता है, वो पेशेंट होपफुली फिर से एक बार ठीक हो सकते हैं। तो उसके बाद में आता है कोहेसिवनेस, मतलब टुगेदरनेस, सब लोग अगर साथ हैं तो ये कंपोनेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सब साथ है। जब अगर वो डिप्रेशन में है, अगर वो किसी डिजीज से अकेले जूझ रहे हैं तो उन्हें क्या लगता है कि हाँ दुनिया खत्म हो गई, मेरी दुनिया खत्म हो गई। मतलब टुगेदरनेस से क्या होता है कि उनको लगता है कि हाँ बहुत सारे लोग मेरे जैसे हैं तो मुझे भी ठीक होना है, मुझे भी बहुत अच्छा होना है, मुझे भी नॉर्मल लाइफ जीनी है। तो उन्हें लगता है कि टुगेदरनेस के साथ हम सब एक अच्छे से ठीक होंगे। तो उसके बाद आता है यूनिवर्सैलिटी, मतलब जनरल, उन्हें उन चीजों के बारे में कुछ भी फील नहीं होता, कुछ भी फील नहीं होता। मतलब क्या कि वो जनरल लाइफ जी रहे हैं, वहां पर ना कुछ स्पेसिफिक है, ना उनकी कोई पहचान का है, ना कुछ और है, वो सिर्फ जनरल लाइफ में यूनिवर्सैलिटी से जीते हैं। उसके बाद में आता है एल्ट्रुइज्म, मतलब क्या, फील अदर्स। वो वहां पर क्या करते हैं, वो वहां पर दूसरों की फीलिंग्स को फील करते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को एक साइड में रखते हैं। बिल्कुल वैसे जब वो आपको कहती है, क्या कहती है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो, तो आप क्या करते हो, आप उसकी फीलिंग्स की कदर करते हो, तो कहते हो कि ठीक है मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकता हूँ। या फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकती हूँ बट वी आर जस्ट फ्रेंड्स, तो आपको जो दर्द होता है वो यहाँ पर नहीं होता है। वहां पर क्या होता है, वो दूसरों की फीलिंग्स को फील करते हैं। मतलब कि हाँ ये, अब जब सामने कोई पेशेंट आया और वो बोल रहा है कि मैं पहले ऐसा था, फिर बाद में मुझे यहाँ लाया गया, फिर मैंने ये थेरेपी दे दी, मैंने ऐसा ऐसा किया और आज मेरा बिहेवियर ऐसा है, मुझे अच्छा लगता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब सामने वाला उसको फील करता है तो उसे अच्छा लगता है कि हाँ ये भी मैं भी ये कर सकता हूँ, मुझसे भी ये हो सकता है, मैं भी आज नॉर्मल जिंदगी जी सकता हूँ। तो बाद में आता है लर्निंग, वो कुछ तो सीखते हैं दूसरों के ओपिनियन से, वो कुछ तो सीखते हैं और उसकी वजह से वो ठीक भी होते हैं। बाद में आता है गाइडेंस। गाइडेंस मतलब क्या, वो होते हैं साइको एजुकेशन। नर्स उन्हें एजुकेट करती है, नर्स उन्हें एजुकेट करती है, उनके डिजीज के वजह से उन्हें ऐसा ऐसा करना होगा, उनकी लाइफ के गोल्स उन्हें बताती है, उन्हें अच्छे से ट्रीट कराती है। तो उसके बाद में आता है इंटरपर्सनल लर्निंग। इंटरपर्सनल लर्निंग में क्या आता है कि पेशेंट एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं और एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं। अगर कोई आदमी अच्छे से ठीक हो रहा है तो उससे कुछ तो सीखते हैं, कोई आदमी अगर कुछ अच्छा कर रहा है तो उससे कुछ सीखते हैं, तो वो आपस में कुछ तो सीखते रहते हैं। उसके बाद में आता है अब्रैक्शन। अब्रैक्शन मतलब क्या, इमोशनल रिलीज होते हैं तो वो फील रिलीफ। मतलब क्या कि आपके सीने पे कोई बोझ है बहुत सालों से, बहुत देर से, बहुत दिनों से, तो आप क्या कर रहे हैं, आप उसे दिल में दबा कर रख रहे हो और जिंदगी ऐसे जी रहे हो, जीना इसी का नाम है। तो आप ऐसे जी रहे हो तो आपको क्या करना है, वो ये यहाँ पर क्या यूज करते हैं, वो है अब्रैक्शन। अब्रैक्शन में क्या करते हैं, आपके अंदर का जो दर्द है वो आप, अगर आपको दर्द, आपको रोना चाहते हो आप जोर से रो, आपको जितना रोना है रो। तो क्या होता है, आप रोओगे तो आपके जो इमोशंस है वो बाहर आएंगे और आप पेन जो है, आपका जो दर्द है वो आप रिलीफ फील करोगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हम ग्रुप थेरेपी में सिर्फ एक ही डिसऑर्डर के लोग क्यों रखते हैं। और फॉर एग्जांपल हमने यहाँ क्या किया, अल्कोहलिज्म के पेशेंट को हमने ग्रुप थेरेपी देने का डिसाइड किया।
तो बाद में कौन आया? बाद में आया कैनाबियास या फिर अदर सब्सटेंस अब्यूज का पेशेंट हमने ले लिया। तो वहां जो है वो 8 पेशेंट जो है वो 8 पेशेंट है अल्कोहलिज्म के, और 2 है अपने अदर सब्सटेंस अब्यूज के, गांजा, चरस, हेरोइन, वो जो जो आपको पता होगा, आपको अच्छे से पता है, ऐसी चीजें आपको पता होती है, पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं पता होता। तो इसके बारे में क्या होता है, अब 8 पेशेंट है हमारे अल्कोहलिज्म के और 2 है हमारे अदर सब्सटेंस अब्यूज। तो उन्होंने वो 8 जो पेशेंट है अल्कोहलिज्म के वो अपना ओपिनियन बताएंगे, लेकिन जो कैनाबिस की वो क्या बताएंगे, वो जाके सामने क्या बोलेंगे, अरे अल्कोहल सिर्फ दारू, अरे वो तो कुछ भी नहीं है, तुम एक बार चरस लेकर देखो, क्या मजेदार फीलिंग आती है, आपको लगेगा कि आपका जन्म पुनर्जन्म हुआ है, इतनी अच्छी फीलिंग। तो बाकी के जो 8 जो सुधरने वाले थे वो भी उसके साथ बिगड़ जाएंगे। मतलब क्या, दोस्त आपको क्या बोलता है, अरे भाई तू सिंगल है रे, मैं सिंगल नहीं हूँ, वो बहुत अच्छा रहता है, हम रात रात हम बातें करते हैं, गुलू 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 हम बातें करते हैं, हम साथ में घूमते हैं, फिरते हैं, एंजॉय करते हैं। तो आपको क्या लगेगा, हाँ यार मेरे को भी रिलेशनशिप में जाना चाहिए, मेरे को भी प्यार व्यार, इश्क इश्क प्यार व्यार नहीं, क्या जानू रे, ऐसा आपको प्यार करना चाहिए, आपको ऐसा रहेगा। तो इसीलिए इसी एक वजह से हम सेम डिसऑर्डर के पेशेंट ग्रुप थेरेपी में यूज करते हैं। तो दोस्तों अभी हम ये पार्ट यहाँ खत्म करते हैं, हम बाकी के जो टाइप्स हैं थेरेपिस्ट के वो हम अगले पार्ट में शेयर करेंगे। तो आपको ये नोट्स आपके हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जरूर चेक करना।